दोस्तों, आपके बीच हिंदी वर्णमाला का दूसरा भाग व्यंजन को लेकर आए हैं। आइए देखिए व्यंजन से किन किन प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उन सारे प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्यंजन है क्या। व्यंजन व्यंजन क्या है ये जान लीजिए। कह क्या रहा है? स्वरों की सहायता स्वरों की सहायता से बोले स्वरों की सहायता से बोले स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला रहता है। अस्वर मिला रहता है। अ स्वर के बिना अस्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अस्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। इनकी संख्या 33 मानी जाती है। लेकिन द्विगुण व्यंजन ड ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। बात समझ में आई? कह क्या रहा है कि स्व व्यंजन क्या है? तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला रहता है। अस्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। इनकी संख्या 33 मानी जाती है। लेकिन द्विगुण व्यंजन ड ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। बात समझ में आई? अगर कहीं प्रश्न आता है कि व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप बताइए व्यंजन की संख्या 33 है। क्या बताएंगे? व्यंजन की संख्या 33 है। अगर कहे कि द्विगुण व्यंजन क्या है? क्या? अगर कहे द्विगुण व्यंजन क्या है, तो आप बोलिए भैया द्विगुण व्यंजन ड और ढ है। क्या है? ड और ढ है। अगर प्रश्न कहे कि द्विगुण व्यंजन को लेकर द्विगुण व्यंजन को लेकर व्यंजनों की संख्या कितनी है, तब आप कहिए कि द्विगुण व्यंजन को लेकर व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35 है। बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत? आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं। अब अगला हेडिंग है
व्यंजन के प्रकार। क्या? व्यंजन के प्रकार। तो जान लीजिए, मैंने पहले भी बताया था कि व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? पहला स्पर्श व्यंजन। कौन कौन व्यंजन भैया? पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन। क्या? दूसरा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा उष्म, या इसी को हम बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संघर्षी व्यंजन। एक बात और जान लीजिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या किसकी? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। और उष्म व संघर्षी व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। इसमें कोई दिक्कत? कहीं भी प्रश्न आएगा कि भैया व्यंजनों की संख्या 33, द्विगुण व्यंजन कौन कौन? द्विगुण व्यंजन को मिलाकर व्यंजन की संख्या 35। अगर कहे स्पर्श व्यंजन की संख्या तब कहिए 25। अगर कहे अंतस्थ व्यंजन की संख्या तब कहिए 4। अगर कहे कि उसमें असंघर्षी व्यंजन की संख्या तब पर भी बताइए 4। अब कौन कौन है आगे चल के हम देखते हैं। आगे चल के देखते हैं कौन कौन है, और स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, और संघर्षी व्यंजन क्या है। ठीक, आइए देखिए। अब हम देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या है। क्या? स्पर्श 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 व्यंजन। आइए देखिए स्पर्श व्यंजन क्या है भैया, किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के बारे में जरा सुन लीजिए। कह क्या रहा है कि जिन व्यंजन, क्या कह रहा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ा से निकलकर मुख के अतिरिक्त भागों को स्पर्श करती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आइए देखिए, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कितनी होती है भैया? 25। कौन कौन जरा देख लीजिए। क, ख, ग, घ, अंग।
च छ ज झ इय। ठीक, छ छ ज झ इय। ट ठ ड ढ आड़। त थ द ध न। प फ ब भ म। बात समझ में आई? अब देखिए, क ख ग घ अंग को हम बोलते हैं क वर्ग। क्या बोलते हैं? क वर्ग। इसको च छ ज झ इयों को बोलते हैं च वर्ग। ट ठ ड ढ आड़ों को बोलते हैं ट वर्ग। और त थ द ध न को हम बोलते हैं त वर्ग। और प फ ब भ म को बोलते हैं प वर्ग। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क वर्ग को क ख ग घ अंग या क ख ग घ अंग किस वर्ग में आएंगे? क वर्ग में। च छ ज झ इय किस वर्ग में आएंगे? च वर्ग में। ट ठ ड ढ आड़ किस वर्ग में आएंगे? ट वर्ग में। त थ द ध न किस वर्ग में आएंगे? त वर्ग में। प फ ब भ म किस वर्ग में आएंगे? प वर्ग में। इतनी बातें समझ में आ गई? या क वर्ग में क्या आते हैं? तो क ख ग घ अंग। च वर्ग में क्या आते हैं? तो छ छ ज झ इय। ट वर्ग में क्या आते हैं? तो ट ठ ड ढ आड़। त वर्ग में क्या आते हैं? तो त थ द ध न। और प वर्ग में क्या आते हैं? तो प फ ब भ म। इतनी बातें समझ में आ गई? अच्छा, अब ये जान लीजिए, क वर्ग का उच्चरित कहाँ से होते हैं? च वर्ग उच्चरित कहाँ से होते हैं? ट वर्ग उच्चरित कहाँ से होते हैं? त वर्ग उच्चरित कहाँ से होते हैं? प वर्ग उच्चरित कहाँ से होते हैं? जरा इनको भी देख लो। जो ये क वर्ग हैं, ये क वर्ग होते हैं कंठ से। कहाँ से? कंठ से उच्चरित होते हैं। क वर्ग यानी क ख ग घ अंग कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ से। यहाँ से क, देखो क, ख, ग, घ, अंग, देखो यहाँ से आवाज निकल रही है, दाब यहाँ पड़ रहा है। बात समझ में आई? तो इससे यहाँ से उत्पन्न होने वालों को हम क्या बोलेंगे? कंठों से क वर्ग बोलेंगे। क वर्ग के जितने भी होंगे वो कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ से। बात समझ में आई? च वर्ग को हम बोलते हैं तालु। कहाँ से बोले जाते हैं? तालु। यानी जो इस तालु पर प्रभाव पड़े, दाब पड़े। देखो च छ ज झ, देखो इस जीभ वाले तालु पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो कहने का मतलब कि च छ ज झ इय यदि वह तालु पर प्रभाव पड़ता है, दाब पड़ता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कहाँ से उच्चरित होते हैं? तालु से। ठीक है। उसी प्रकार ट ठ ड ढ आड़, जो ट वर्ग है, ट वर्ग को ट ठ ड आड़ बोलने में जीभ क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। इसीलिए आगे उसको हम बोलते हैं मूर्धा। क्या बोलते हैं? मूर्धा। यानी ये मूर्धा से जितने भी हैं वो ट ठ ड वर्ग यानी ट वर्ग वाले सारे के सारे कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। त वर्ग वाले जो है वो दंत से बोले जाते हैं। कहाँ से भैया? दंत से। हाँ, क्यों? क्योंकि त थ द ध न जब आप बोलेंगे तो आपकी जीभ जो है वह कहाँ से? दांतों से छू के जाएगी, छुएगी। जैसे त बोलो, त देखो बोलो तो आपका जीभ कहाँ से टच कर रहा है? दांत से। थ बोलो, थ बोल के देखो आपका दांत कहाँ से स्पर्श कर, मतलब जीभ आपका कहाँ स्पर्श कर रहा है? दांत पे। द बोल के देखो, द भी आप बोलेंगे तो आपका ये जीभ कहाँ स्पर्श करेगा? दांत पे। इसीलिए कहाँ से बोले जाते हैं? दंत से बोले जाते हैं। अब अगला है प फ ब भ म। ये आपके कहाँ से हैं भैया? प फ ब भ म। प फ ब म आपके भैया ओष्ठ से हैं। कहाँ से हैं भैया? ओष्ठ से हैं। बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब
प बोलो तो ओठ सट रहा है, फ बोलो तो ओठ सट रहा है, ब बोलो तो दोनों ओठ सट रहा है, भ बोलो तो ओठ सट रहा है, म बोलो तो ओठ सट रहा है। बताओ ओठ सट रहा है कि नहीं सट रहा है? और ओठ सटने के कारण ये कहाँ से बोले जाते हैं? ओष्ठ वाले सारे के सारे ये व्यंजन कौन से हैं? ओष्ठ वाले कहलाते हैं, यानी ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। बात समझ में आई? अगर पूछ देगा कि प वर्ग, जैसे हम आपसे पूछ दें, चलो बताओ भैया, ग कहाँ से उच्चरित होते हैं? कहाँ से? कंठ से? पक्का? हाँ पक्का, सही बात है। ज कहाँ से हो रहा है? तालू से? हाँ तालू से हो रहा है। चलिए बताइए भैया, फ कहाँ से हो रहा है? फ ओष्ठ से? हाँ बिल्कुल ओष्ठ से हो रहा है। त कहाँ से हो रहा है? त कहाँ से? त बोलो, त दांत में सर जीभ छुआ रहा है। अच्छा, इसका मतलब कहाँ से? दंत से। ब बोलो, ब। अच्छा, ब बोलने में दोनों ओठ सट रहा है। अच्छा, इसीलिए कहाँ से? ओष्ठ से। बात समझ में आई? ये कहाँ से बोले जाते हैं, इन सारे चीजों को आपने समझ गया। अच्छा, इसी के साथ कुछ और है, जरा इनको भी समझ जाइए, ये भी आ जाते हैं परीक्षा में। एक है आपका ए ओ औ। अगर पूछे कि ए ओ औ कहाँ से बोले जाते हैं, तो ये जो ए है ये आपका बोला जाता है कंठ तालु। कहाँ से? कंठ तालु। और ये ओ कहाँ से बोले जाते हैं? ये आपके बोले जाते हैं कंठ ओष्ठ से। कहाँ से? कंठ ओष्ठ से। कैसे? जरा देख लो कैसे। ये देखो, ये जो है, पहले यहां देख लो, अ प्लस ई से मिलकर क्या बना है आपका? ए। ठीक। और अ प्लस ए से मिलकर क्या बना है? ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये देखो, अ प्लस उ से मिलकर बना है, और तब ये क्या हो गया? ओ। और अ धन ओ से मिलकर क्या बना है? ओ। अच्छा, इधर देखो, ये जो है ये जो है, ये कहाँ से उच्चरित हुआ है? कंठ से। और ये जो ई है, ये कहाँ से उच्चरित हुई है? तालु से। तो दोनों मिला के भैया क्या हो गए? कंठ तालु। तो बताओ कंठ तालु हुए कि नहीं हुए? हाँ हुए। उसी प्रकार आपका अ जो है, कहाँ से भैया? कंठ से। ओ कहाँ से भैया? ओष्ठ से। तो बताओ दोनों मिला के कंठोष्ठ हुए कि नहीं हुए? तो कहने का मतलब ओ और ओ कंठोष्ठ से, ए और ए कहाँ से? कंठ तालु से। इनको भी आप क्या करते रहिए? जानते रहिए, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, नोट के तौर पर जान लीजिए। किसके तौर पे? नोट के तौर पे। हाँ, यहाँ पे मैं ही लिख देता हूँ नोट। नोट में क्या है कि भैया ड और ढ बिंदी वाला को हम क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। कौन सा व्यंजन? द्विगुण व्यंजन। कभी प्रश्न आ जाएगा कि द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे ढ और ढ को। बात समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे? अब दूसरा व्यंजन पढ़ेंगे हम लोग भैया, अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन?
कौन सा व्यंजन भैया? अंतस्थ व्यंजन। आइए देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या है। क्या अंतस्थ व्यंजन कह रहा है? जिन व्यंजनों जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ा से निकल कर मुख के अतिरिक्त किसी भाग को स्पर्श नहीं अतिरिक्त किसी भाग को स्पर्श नहीं करता है तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है भैया? 4 है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन है ये जरा जान लीजिए। य व र ल। क्या ये य व र ल पूछ देगा कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है, तो बताइएगा कि य व र ल जो है ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अच्छा कुछ बात और जान लीजिए। य व को हम क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। प्रश्न आ जाएगा कि अर्ध स्वर कौन है, तो आप बताइए। य व जो है वो क्या है? अर्ध स्वर है। अच्छा जब कह देगा प्रश्न आ जाएगा र क्या कौन सा शब्द है, र को क्या बोलते हैं, तो हम र को बोलते हैं लुंठित। क्या? लुंठित व्यंजन। य व को अर्ध स्वर और र को हम क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन। क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन। और ल को क्या बोलते हैं? ल को हम बोलते हैं पार्श्विक। क्या बोलते हैं? पार्श्विक। क्या बोलते हैं? पार्श्विक ना। पार्श्विक। ठीक। पार्श्विक व्यंजन। बात समझ में आई? इनका अलग अलग नाम है। य र व मतलब य व को अर्ध स्वर, र को लुंठित व्यंजन, ल को पार्श्विक व्यंजन। ठीक है। प्रश्न आ जाएगा सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जान लीजिए है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी वेरी मोस्ट क्या है? इंपोर्टेंट है। ठीक। ये ज्यादातर प्रश्न, ये दोनों ज्यादातर प्रश्न पूछ देते हैं कि भैया लुंठित व्यंजन कौन है और पार्श्विक व्यंजन कौन है। और ये और ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक रूप से देख लो, तीनों वेरी मोस्ट क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए ठीक, आगे चलते हैं।
तीसरा देख लीजिए आप, तीसरा क्या देखना है, तीसरा आपका उष्म, क्या उष्म, या इसी को क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन। क्या बोलते हैं, उष्म या संघर्षी व्यंजन। चाहे उष्म व्यंजन आ जाए चाहे संघर्षी व्यंजन, बात क्या है, एक ही है। जान लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिन जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ा से निकल कर, हवा फेफड़ा से निकलकर मुख के विशेष भाग को स्पर्श करता है तो उन्हें उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। बात समझ में आई, उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है भैया, 4 है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन है भैया, स, एक स, ये वाला, ये स, ये स और ह, स ह। ये स ह क्या है, ये है उष्म व्यंजन। बात समझ में आई, क्या है, उष्म व्यंजन। जरा इन सबका नाम भी जान लीजिए। देखो इसको क्या बोलते हैं, इस वाले स को हम बोलते हैं तालु, तालु वाला स। कौन सा था, स, तालु वाला। इस स को हम क्या बोलते हैं, मूर्धा, मूर्धा स, मूर्धन्य स भी कह सकते हैं। इसको हम बोलते हैं दंती स। कौन सा स, दंती स। तो तीनों स में जान जाइए कौन, ये दंती स, ये मूर्धन्य स, या तालु स। इसका मतलब कि ये वाला जो स है वह तालु से उच्चरित होगा, और ये वाला जो स है वह मूर्धा से उच्चरित होगा, और ये वाला जो स है वो कहाँ से उच्चरित होगा, दंत से। ठीक है। अच्छा, तब कहोगे कि ह कहाँ से है, तो ह जान लीजिए, ह कंठ से है। अकुह विसर्जनीय, अकुह विसर्जनीय एक संस्कृत में सूत्र है, उसी में इसका ह का है। तो ह कहाँ से है, कंठ से। स कहाँ से है, दंत से। और ये स मूर्धा से, ये स तालु से। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले तो कह देगा कि उसमें व्यंजन कौन है, तो स है। ये चारों आप में से कोई एक दिख जाएगा तो आप उसे बता दीजिए कि ये क्या है, उसमें व्यंजन है। अच्छा, कोई दिक्कत। अब ये आप 3 थे क्या मुख्य रूप से क्या कर लिए, पढ़ लिए। एक और हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो जरा इसको भी देख लीजिए कि संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और कौन कौन संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनके बारे में भी हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। चलें स्टार्ट करें। आइए देखिए संयुक्त व्यंजन। चलें देखिए, 2 अलग अलग व्यंजनों, क्या
दो अलग अलग व्यंजनों के योग से दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बना व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो अलग अलग व्यंजनों से बने व्यंजन को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब ये जान लीजिए कि दो अलग अलग व्यंजनों के योग से कौन कौन से बने हैं, उनको भी जरा आप जान लीजिए। चले, तो ये देख लीजिए, एक आपका है छ, एक आपका है त्र, एक आपका है ज्ञ और एक आपका है स्र। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो जानिए ये कौन किन किन से बने हैं। इधर देखिए, ये जो आपका ये आपका जो है, ये आपका हलंत क और ये कौन सा स? मूर्धन्य स से मिलकर बने हैं। ये आपका जो त्र है, क्या त्र, वो हलंत त और किससे? र से मिलकर बने हैं। और आपका ये जो ज्ञ है, ज्ञ, ज्ञानी जिसे हम कहते हैं, ये आपका किससे? हलंत ज प्लस अ से मिलकर बना है। और ये आपका जो स्र है, ये आपका तालु वाला हलंत स और क्या? र से मिलकर बना है। तो मैंने कहा क्या कि दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बना व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बताओ, देखिए, दो अलग अलग व्यंजन से बने हैं कि नहीं? दो व्यंजन से ये बना, दो व्यंजन से ये बना, दो व्यंजन से ये बना, दो व्यंजन से ये बना। तो हम कह सकते हैं छत्र ज्ञ स्र, ये आपका जो है ये संयुक्त व्यंजन है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो व्यंजन वाला था, ये सारे के सारे हमने क्या कर लिया? जान लिया। व्यंजन से रिलेटेड जितनी बातें थी, हमने सारे बातों को जान लिया। अब आप जाकर लूसेंट का जो हिंदी का वर्णमाला वाला टॉपिक है, उस हिंदी के वर्णमाला वाले टॉपिक से, हमारे द्वारा पढ़ाया गया वर्णमाला से आप देखिए कितने प्रकार के प्रश्न हल कर पाते हैं। और इन जितना जो दो टॉपिक में हमने वर्णमाला पढ़ाया, एक पहला और एक दूसरा, तो पहला और दूसरा आप दोनों देख लीजिए वीडियो, और देखने के बाद आप जाकर हिंदी वर्णमाला को, जो हिंदी वर्णमाला लूसेंट का है, आप उसमें टिक लगाइए, हल करिए, देखिए आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। और वो क्वेश्चन करने के बाद हमें कमेंट करके बताइए कि सर हम इतना क्वेश्चन कर पाते हैं और आपके द्वारा पढ़ाए गए प्रश्न के इतने प्रश्न हमें मिले हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन फंसे हैं। तो आज के लिए इतना ही।